कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनी राजेश एक्सपोर्ट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को अगले आदेश तक कंपनी के शेयरों में डीलिंग से रोक दिया है। सेबी की जांच में पता चला कि कंपनी ज्यादा कमाई दिखाने के लिए कई वर्षों से अपने खातों में हेराफेरी कर रही थी। सेबी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 से कंपनी ने करीब 15.2 लाख करोड़ रुपए गलत तरीके से दर्शाए हैं, जो उसकी विदेशों में स्थित सहायक कंपनियों के रेवेन्यू का 99% से ज्यादा हिस्सा है। सर, सबसे पहले तो बिल्कुल आसान भाषा में ये घोटाला है क्या, सेबी को क्या मिला है, इसको समझा दीजिए। ये बेहद सनसनीखेज है। नंबर तो काफी बड़ा है, 15 लाख करोड़ के आसपास है। आप इसे मोटे तौर पर ये समझिए कि अगर इसकी फाइंडिंग्स को, या जो सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा है, उसमें कहा है कि राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, ध्यान से सुनिएगा, 2021 से 2025 के बीच में वो 99.8% बढ़ाकर दिखाया गया था। यानी कंपनी का कोई कारोबार ही नहीं है, और वो कारोबार अगर है तो बुक्स में झूठा या फ्रॉड दिखाया गया है। यहां से ये बात शुरू होती है जो बेहद सनसनीखेज है। और इसका ये जो पूरा अमाउंट है, जो अमाउंट बढ़ाकर दिखाया गया है, वो 15 लाख करोड़ के आसपास है। मामला ये है, सेबी ने अपनी जांच में पाया कि राजेश एक्सपोर्ट की एक रिफाइनरी सब्सिडरी है जो स्विट्जरलैंड में काम करती है, वक्लाम्बी एसए की नाम की। इससे रिफाइनिंग के लिए राजेश एक्सपोर्ट इससे रिफाइनिंग कराती थी। राजेश एक्सपोर्ट इंडिया की वो कंपनी है जो रिफाइनर भी है, भारत में गोल्ड ज्वेलरी की प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर भी है, और अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्लेयर्स में क्लेम करती है। भारत की एक कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्लेयर्स में है। रिफाइनिंग के लिए भारत में कम ही कंपनियों के पास लाइसेंस सुविधाएं हैं, उसमें राजेश एक्सपोर्ट एक शामिल है। राजेश एक्सपोर्ट ने ये जांच यहां से शुरू हुई कि एक निवेशक ने चिट्ठी लिखी सेबी को, सेबी ने जांच की और सेबी ने ये पाया कि जो इसकी सब्सिडियरी कंपनी है स्विट्जरलैंड में, उसको जितनी फीस दी गई है, उस फीस के हिसाब से राजेश एक्सपोर्ट का मुनाफा बहुत बड़ा हुआ दिखता है। यानी अगर आप ऐसा माने कि कंपनी जो स्विट्जरलैंड में बैठी थी और उसको राजेश एक्सपोर्ट साल में 100 रुपए की फीस दे रही थी, तो उससे 1000 गुना ज्यादा मुनाफा या 100 गुना ज्यादा मुनाफा राजेश एक्सपोर्ट ने अपने बुक्स में दिखाया, जिसका कोई सबूत नहीं दिखता कि इतनी कमाई कहां से हो रही है। ये वो एक मुद्दा था जिस मुद्दे पर सेबी ने एक झटके में 99%, करीब 99.8% प्रॉफिट को फेक साबित कर दिया। ये कहा कि जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू के आंकड़े आए हैं वाक्लाम्बी के, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो आरईएल के राजेश एक्सपोर्ट का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उससे कतई मैच नहीं करते, दोनों में बड़ा फर्क दिखाई देता है। और ये कहा है जो कोट एंड कोट में कि राजेश एक्सपोर्ट का जो का प्रोजेक्शन है वो ग्रॉसली एग्जीगरेटेड है, और ऐसा लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पूरी तरह खराब है, कंपनी के भीतर कुछ नहीं है, वो बढ़ा चढ़ाकर ये अपना कारोबार दिखा रही थी। सर, क्या जवाब आया, और उस जवाब के बाद भी कई चीजें सामने आई कि क्या कुछ छिपा रहे हैं, तो जवाब में क्या कहा राजेश एक्सपोर्ट ने और उसमें क्या निकला? सबसे रहस्यमय बात इसमें यह है, जो समझना जरूरी है और जिस वजह से राजेश एक्सपोर्ट के जवाब के बाद और ज्यादा सवाल खड़े हुए। आज बाजार में, मार्केट में बुरी तरह स्टॉक गिरा, स्टॉक में काफी पब्लिक होल्डिंग भी है। निवेशकों को तो समझ में ही नहीं आया कि इतनी बड़ी कंपनी अपना 99% प्रॉफिट रेवेन्यू गलत दिखा रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। हुआ यह है कि राजेश एक्सपोर्ट ने कहा, जो फोरेंसिक ऑडिट हुआ, बाकी चीजें हुआ, राजेश एक्सपोर्ट ने कहा कि सेबी हमारे असेसमेंट को गलत कर रही है, हमारे जो कारोबार का असेसमेंट है उसका पैमाना दूसरा है, सेबी ने उसे गलत तरह से एसेस किया है। अब यहां जो रहस्य की बात है वो ये दिखाई देती, जो आंकड़े जो जवाब से राजेश एक्सपोर्ट की तरफ से दिया गया आधिकारिक रूप से अलग अलग जगह, वो ये बताता है कि राजेश एक्सपोर्ट ने ये कहा है अपने जवाब में कि जो मुनाफा स्विस रिफाइनरी कंपनी में दिखाई देता है, जो वाक्लाम्बी कंपनी है, वो केवल एक छोटा अकाउंट है, स्टैंड अलोन अकाउंट है। जो पूरा बिजनेस है वो एक बड़ी एंटिटी ने किया है जिसका नाम ग्लोबल गोल्ड रिफाइनर्स एजी है, और उसके कारोबार का मुनाफा ही राजेश एक्सपोर्ट की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। और चूंकि वो कंपनी स्विट्जरलैंड के गोपनीयता नियमों के पीछे आती है, इसलिए उसके मुनाफे यहां खातों में रिफ्लेक्ट नहीं किए जा रहे हैं।
थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ आप लीजिएगा। और शायद यही वो जवाब था जिस वजह से सेबी ने 99% या 99.8% मुनाफे पर कारोबार पर, रेवेन्यू पर, सॉरी, राजस्व पर सवाल उठाया और ये कहा कि नहीं, ये तो फेक है। और ये कहना, राजेश एक्सपोर्ट का कहना ये है कि हम स्विट्जरलैंड के नियमों से बंधे हुए हैं और वो कंपनियां वहां से अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं, वो है इसलिए ऐसा है। और जो हमारा उस कंपनी के साथ कारोबार है उसका जो ग्रॉस वैल्यू गोल्ड के ट्रांजैक्शन का है, उसके बेस पर कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं। एक सवाल सर ये कि इस पूरे मामले में फंड डाइवर्जन का भी पता चला है क्या? हाँ, ये एक और दूसरा पहलू है इसका, जहां से आपको थोड़ा और ज्यादा रहस्य या संदेह बनता दिखता है। एक तो ये पूरा मामला कि स्विट्जरलैंड का कनेक्शन क्या है, स्विट्जरलैंड के कानून के पीछे कौन सी चीज छिपी है, बाद में पता चलेगी जब जांच होगी, पड़ताल होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सेबी ने इसमें यह पाया कि पर्सनल लेवल के ऊपर जो फंड डाइवर्जन है वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इससे निकल कर आता है। वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। जो राजेश मेहता जो इसके के मालिक हैं या जो प्रमोटर्स हैं, उन्होंने उनके बारे में ये पाया गया कि उन्होंने एक साउथ अफ्रीका में माइन खरीदी थी। वो 1000 करोड़ का माइनिंग का एक इन्वेस्टमेंट था, जिस इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से बुक में रिपोर्ट नहीं किया गया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये पाई गई कि ये 1035 करोड़ की साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइन थी जिसने का डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला सेबी को कि निवेश कहाँ गया। दूसरा, सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में यह भी आरोप लगाया जो ज्यादा गंभीर है शुभम, और जिस वजह से शायद और आगे जांच बढ़ेगी, कि राजेश मेहता ने कंपनी के जरिए करीब 339 करोड़ रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में मूव किए। 339 करोड़ रुपए का ये भी कहा गया है सेबी की रिपोर्ट में कि राजेश मेहता कंपनी के फंड से गोल्ड मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेड करते थे और उसका लॉस कंपनी पर बुक करते थे। यानी ट्रेड वो पर्सनल अकाउंट से कर रहे होते थे और पैसा कंपनी के खाते में जाता था। और इसे सामान्य सी बात है इसके लिए पीछे की ये कॉर्पोरेट फंड्स का क्लियर पूरा मिसयूज है। तो ये भी एक मामला है जहां उनके पर्सनल अकाउंट भी इसमें इन्वॉल्व होते दिखते हैं। एक सवाल सर ये कि अब सेबी का एक्शन आगे क्या हो सकता है, आगे की राह आपको कैसे दिखती है, अभी क्या एक्शन है? राजेश एक्सपोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सेबी ने मिस असेसमेंट किया है, हमारे आंकड़े बिल्कुल सही हैं, हम उनको प्रूव करेंगे, कुछ नहीं है, और ये तो इंटरिम ऑर्डर है, इसको हम अपील करेंगे। तो अपील तो करने की सुविधा उपलब्ध है, आगे जाएगी, शायद फोरेंसिक जांच होगी। फिलहाल राजेश मेहता को बैन कर दिया गया है, मार्केट से बाइंग सेलिंग के लिए किसी तरीके से बाजार से बाहर कर दिया गया है, और सेबी के ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से जांच से के लिए उपलब्ध रहने के लिए कहा गया है। ऑर्डर जो है ये एक्सपार्टी इंटरिम ऑर्डर है जिसमें पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन का क्लास पड़ा हुआ है कि पूरी जांच आगे होगी तब पता चलेगा। जो आगे की चीज दिखाई दे रही, दो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती। सेबी के इन्वेस्टिगेशन और फाइनल ऑर्डर में क्या आता है, और अगर ये इतना बड़ा घोटाला प्रूव होता है तो राजेश एक्सपोर्ट बड़ी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी भारत में है 30 से 40 से 45% के आसपास शायद आम छोटे निवेशकों का निवेश भी कंपनी में है। ऐसी स्थिति में अगर ये फोरेंसिक का ऑडिट ये मानता है तब फिर ये मामला कहीं ना कहीं सीरियस फ्रॉड ऑफिस के पास जाएगा, SFIO के पास जाएगा जांच के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय संचालनों की जांच होगी। और अभी अगर आप ये माने इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो सकती हैं। MCA जो कंपनी ऑफिस का कार्यालय है, इनकम टैक्स, GST अथॉरिटी, फेमा, PMLA सब इसके दायरे में आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे इसमें लगती है, अभी इसमें पर्दे के पीछे कई और चीजें हैं जो शायद आने वाले दिनों में निकल कर आएंगी। 2021 से 2025 तक कंपनी अपने रिजल्ट फाइल करती रही, ऑडिटेड इंफॉर्मेशन देती रही। उन ऑडिटर्स ने क्या इसे नहीं देखा? ऑडिटर्स के ऊपर भी सवाल उठेंगे, उन सारे रेगुलेटर्स पर सवाल उठेंगे जो 2021 से 2025 तक इस कंपनी को के आंकड़ों को और इसके रिजल्ट्स को अप्रूव करते रहे। और स्टॉक मार्केट में जो निवेशक, जो एक्सपर्ट, जो ब्रोकरेजेस रिपोर्ट देते हैं, जो एनालिसिस देते हैं, जो बाई की कॉल देते रहे, क्या उन्होंने भी ये सब कुछ नहीं देखा? इतना बड़ा काम कि कोई कंपनी अपने 99% रेवेन्यू को छिपा रही थी या उसे मिस अप्रोप्रिएट कर रही थी। बेहद गंभीर मामला है। तो अभी ये शुरुआत है, हमें यहाँ तक की जानकारियों के आधार पर हमें जो आगे की राह है वो ये दिखाई देती है, लेकिन इसमें अपडेट्स होते रहेंगे, इसमें नई जानकारियाँ आती रहेंगी। कल तक हम आपको बताते रहेंगे। भारत के वित्तीय घोटाले जब खुलते हैं इस लेवल के तो वो ऑडिटर्स को भी लपेटते हैं, बैंकर्स को भी लपेटते हैं, रेगुलेटर्स को भी लपेटते हैं। इससे पहले भी हमने इसी तरीके के मामलों में देखा है। तो आप अगर निवेशक हैं तो फिर आपके लिए तो ये चुनौतीपूर्ण स्थिति। अगर राजेश एक्सपोर्ट के निवेशक है, आज स्टॉक मार्केट भी लोअर, आज स्टॉक भी लोअर सर्किट पर था।